हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? ओके। हाँ जी, अपनी बुक का रुको, पेज नंबर। आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट्स पे जाना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, अपनी पढ़ाते रहो। मैं नीचे ही हूँ, मैं सफाई कर रहा हूँ, आके फोन ले जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लेट्स वी स्टार्ट टू रीड आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर C7। अपनी बुक का C7 लेसन 1 और पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन का ओपन कीजिए। नैतिक, आज बेटा इतने लेट कैसे हो गए? हेलो हेलो, आज इतनी लेट कैसे हो गए आप लोग? हेलो, लेट कैसे आए क्लास में? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र के मूलभूत तत्व। लोकतंत्र के मूलभूत तत्व। कल हमने पढ़ा था इसके सिद्धांत, आज हम पढ़ रहे हैं इसके मूलभूत तत्व। देखिए, बुक निकालिए अपनी और स्टार्ट कीजिए मूलभूत तत्व से पढ़ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश गुलामी के चंगुल से मुक्त हो गए। हमारे विश्व में दो विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर दो युद्ध हुए जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया। एक प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला, और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, दोनों जब विश्व युद्ध हो चुके तो दूसरा विश्व युद्ध 34 से चला था। ओके, बहुत से देश गुलामी के चंगुल से मुक्त हो गए। इन सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। सभी ने क्या किया? लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी उसको अपनाया। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं, लोकतंत्र की हमेशा विशेषता होती है, खासियत है, अच्छाई है, इसीलिए लोग जो हर एक देश है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने पर जोर देता है। दो विश्व युद्धों के बाद लोगों की समझ में भी आने लगा और देशों की सरकारों को भी ये महसूस होने लगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था की स्थापना होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे अधिकार है जो किसी अन्य प्रकार की शासन प्रणाली में नहीं है। जैसे कौन से? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त है, जिनके आधार पर वो एक शांत जीवन जी सकता है, देश में शांति की स्थापना हो सकती है। इतनी अधिक लोकप्रिय है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कि इनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि लोकतंत्र को किस वजह से अच्छा समझा जाता है, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने पर जोर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता लोकतंत्र का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ क्या होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितनी ही एक आम जन पदवी का हो, कितने ही एक विशेष व्यक्ति हो, कितना ही एक आम आदमी हो। जाति, वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। सभी को समान समझा जाता है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई रोजगार के अन्य अवसर हो। हर जगह पर, चाहे वो आपकी राजनीति से संबंधित क्षेत्र हो, हर जगह पर समानता को सबसे प्रमुख रखा गया है। सार्वजनिक निष्पक्षता द्वारा सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ये हमने सैटरडे को पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ।
इस व्यवस्था द्वारा देश के सभी बालिग जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं सभी को वोट देने का अधिकार, उन्हें राजनीतिक स्तर पर समानता प्राप्त है। लोकतंत्र का लक्ष्य सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है, धनी और निर्धन के बीच की खाई को पाटना है। यानी समाज में अगर एक पैसे वाला तबका है दूसरा निम्न है तो दोनों को बराबर लाना है, उनके बीच के अंतर को खत्म करना है। समाज में जो भी मतभेद है, चाहे वो धन के मामले में है, चाहे वो समाज में एक स्तर को लेकर है, स्थिति को लेकर है, चाहे वो भाषा को लेकर है, उन सभी मुद्दों को खत्म करके, जाति को लेकर है, किसी भी तरह से है, सभी को उन समस्याओं को खत्म करते हुए आपस में सबको समान स्तर दिलाने की, समान शिक्षा, समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है स्वतंत्रता। लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता है वो है स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो एक देश का नागरिक है, उसे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन यापन करने का, अपने कोई भी व्यवसाय करने का, किसी भी भाषा को बोलने का, कहीं भी आने जाने का पूरी तरह से उसे, यहाँ तक कि वो किसी सरकार की आलोचना भी कर सकता है, किसी की बुराई कर सकता है, अपने मन की जो बात है वो पूरी तरह से खुल के कह सकता है। उसको उस बात के कहने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, कहीं जेल में नहीं डाला जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा। अगर सही होगी तो हो सकता है आसपास के जो उसके रहने वाले कोई अधिकारी है वो उसका सोल्यूशन भी दे सके। स्वतंत्रता लोकतंत्र का बुनियादी दूसरा तत्व है। यह तत्व केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है, बाकी जगह कहीं पर भी स्वतंत्रता नहीं होती। अगर कहीं तानाशाही सरकार है, कहीं सैन्य प्रशासन है, तो वहां लोगों को डर कर रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी समय उन्होंने कुछ बोल दिया ऐसा जो राजतंत्र के खिलाफ हो, जो सेना के खिलाफ हो, तो उसको तो उसी समय जेल में डाल दिया जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, भाषण का मतलब अपने, हम कभी मंच पर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये नहीं कि हम भाई सामने कोई आदमी सरकार का खड़ा है या इस सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है तो हम उसी के पक्ष में बोले, उसी की सारी अच्छी अच्छी बात कहें, ऐसा नहीं। हमारे दिल में अगर जो बात है हम वो कह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर देश का कोई नागरिक सरकार की अगर गलत नीतियां हैं, सरकार ने कोई काम गलत की है, लगातार करों का बोझ बढ़ाई जा रही है, या नागरिकों की प्रशंसा को नहीं देखती है, नागरिकों के हित में काम नहीं करती है, तो सरकार की भी बुराई हो सकती है। कार्यक्रमों की भी, जो सरकार ने नीतियां चलाई हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, जिन कार्यक्रमों को लागू किया है, उनको भी हम आलोचना करके सरकार को अवगत करा सकते हैं। इस स्वतंत्रता के आधार पर समाचार पत्र सरकार की सफलताओं विफलताओं का विश्लेषण करते हैं। यानी अगर सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, आप अगर न्यूज सुनते हो तो न्यूज में डेली आता रहता है कि फलाना राज्य के मंत्री ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, सरकार के बारे में राहुल जी ने ये बोला, कांग्रेस के किसी लीडर ने ये बोला, या मोदी जी के किसी कार्यकर्ता ने ये बोला। तो क्यों? क्योंकि ये हमें विचार हम कह सकते हैं, कोई हमें डरा धमका नहीं सकता। इसके लिए समाचार पत्रों के थ्रू हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने लेख छपा सकते हैं, अपने टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वही स्वतंत्रता है। जनता द्वारा सभाएं आयोजित की जा सकती हैं, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं और आंदोलन भी चलाए जा सकते हैं। अगर किसी, मान लो एक संघ है, कोई श्रेणी संघ है, कारीगरों का है या टीचरों का है, वकीलों का है, डॉक्टरों का है, अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है तो सभी लोग इकट्ठे होकर, जो स्वतंत्र देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर वो एक ग्रुप बनाकर, एक संस्था बनाकर आंदोलन भी कर सकते हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं सरकार पे अपनी बात को मनवाने के लिए। कारीगर हैं, उनको अगर काम से बंद है, जैसे अब कोरोना चल रहा है, लोगों का टाइम, बाजार में दुकानों का टाइम कम कर दिया गया है, तो इकट्ठे होकर लोग जा सकते हैं। मतलब सरकार से, अगर उनको सरकार की किसी बात से लगता है कि गलत हो रहा है तो वो सरकार के लिए कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकती हैं और आंदोलन भी चलाए जा सकते हैं। लोकतंत्र न केवल हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र हमारी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तो सुनिश्चित करता ही है। यानी हमारी
एक एक व्यक्ति की आजादी को तो निश्चित करता ही है, साथ में वो हमें ये अधिकार भी देता है कि हम अपनी बात को, अपने दिल के उद्गारों को किसी भी माध्यम के द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। लेकिन सही सही बात, ये नहीं जो मन में आया बोल दो कि हम तो स्वतंत्र देश के नागरिक, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, किसी की भी बुराई कर दे, किसी से पंगे ले लो, वो भी गलत है। वो एक नियम होते हैं जिसके तहत ही आप काम कर सकते हो। बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का भी अधिकार प्रदान है। अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति और भाषा, यानी जिस भाषा को वो बोलते हैं उसका वो संरक्षण कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा के बोलने वाले उनकी मान हानि करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वो उसके लिए बोल सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी जो पुराने आचार व्यवहार हैं, समाज की जो रीतियां हैं, परंपराएं, उनको वो मान सकते हैं। अगर कोई उसमें बाधा डाल सकता है, खनन करता है, तो वो उसके लिए स्टेप भी उठा सकते हैं। तो भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार भी प्राप्त किया गया है, यानी कि वो पूछ सकते हैं अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, कोई किसी काम को करने जा रही है, तो पूछा जा सकता है कि भाई सरकार ने किस नीति के अंतर्गत ये योजना शुरू की है, उसका मकसद क्या है। किसी प्रशासनिक अधिकारी के काम का ब्यौरा वो लेना चाहते हैं लोग, तो ले सकते हैं। सूचना का अधिकार होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी किस एक व्यक्ति को यह अधिकार है अगर वो किसी चीज के बारे में, किसी सूचना के बारे में जानना चाहता है, इंटरेस्ट रखता है, तो वो जान सकता है। एक फॉर्म भरा जाता है जिसके तहत वो अपनी किसी चीज के लिए पूछना चाहता है, उस चीज के विवरण दे सकता है और महीने 1.5 महीने के अंदर उसका जवाब उसको मिल जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो 10th या +2 के पेपर दिए, उसके नंबर कम आए, तो राइट टू एक्ट के अनुसार पूछ सकता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मुझे इतने आने की उम्मीद थी, मेरे नंबर क्यों कम आए, तो उसको पेपर दिखाया जाएगा, उसकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मतलब ये नागरिकों को एक सुनिश्चितता प्रदान की गई है कि उसके गौरव में कहीं मानहानि ना हो, उसको कहीं शंका है, एक देश में रहते हुए कोई किसी तरह के गलत क्वेश्चनों को नहीं रखे अपने दिमाग में, उनको क्लियर करे, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक विषय होते हैं जिस पर सभी को अधिकार है, जो सभी के विषयों के अंदर आते हैं। एक व्यक्ति को किसी भी जो ऐसा विषय है जिस पर वो पूछ सकता है, पूछने का अधिकार है, तो पूछे, ऐसा अधिकार दिया गया है, ये स्वतंत्रता दी गई है। निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, तीसरा आपका यहां से बनेगा निर्णय लेने की प्रक्रिया। लोकतांत्रिक देशों के संविधान प्राय लिखित होते हैं। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी ना, वहां उस देश में, भारत, हेलो भूपेंद्र, हाँ जी, शाबाश, आओ क्लास में लेट और फिर पूछते ही निकल जाओ क्लास। वेरी गुड, बड़ी अच्छी हैबिट है बेटा। लोकतांत्रिक देशों के संविधान प्राय लिखित होते हैं। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी वहां संविधान भी होगा और लिखित रूप में होगा, जिनमें सरकार के स्वरूप और उसकी शक्तियों का वर्णन होता है। उसमें सरकार के स्वरूप दिए होते हैं, यानी सरकारें कितनी प्रकार की हैं, किस तरह से वो काम करेंगी, सारा विवरण उसमें दिया होता है। इसमें सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख होता है। 3 अंग हैं सरकार के, कौन कौन से? सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले विधायिका, जिसको कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। दूसरी है कार्यपालिका, जिसको उन कानूनों को लागू करने का अधिकार है। तीसरा न्यायपालिका, अगर कहीं किसी चीज को लेकर कोई समस्या खड़ी होती है तो फैसला लेने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका
यानी न्याय के मामले को सुलझाने वाली संस्था, न्याय करने वाली। तो इसमें सरकार के 3 अंग हैं, तीनों की शक्तियां और अधिकारों का वर्णन होता है। इन 3 अंगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तीनों अपने अपने लेवल पर रहकर अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं और इस लोकतांत्रिक ढांचे की जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं। कैसे, देखिए, विधायिका को हम विधानमंडल भी कह सकते हैं। विधानमंडल में लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, यानी इसका विधायिका का दूसरा नाम क्या है? विधानमंडल। ऐसी सभा जिसमें लोगों के प्रतिनिधि, देखो आजकल चुनाव होते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव होते हैं कि सारे लोग अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को वोट देकर जिताते हैं और उसे बहुमत से जिताकर कहां भेजते हैं? विधानमंडल में। जहां जाकर वो क्या करता है, वहां हमारी तरफ से जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमें नीड्स हैं, उनकी वो अप्रोच करता है कि ये यहाँ इन लोगों की पूरी होनी चाहिए, जहां पर इन चीजों का अभाव है ये चीजें वहां के लोगों को दी जाए, ये सुविधाएं उनके हित के लिए फैसले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने चुनकर भेजा है, हमारी बात को वो कहेगा। मान लो अपने स्कूल में हमने किसी भी चीज को अगर मैडम तक ले जाना है तो जरूरी नहीं कि पूरी क्लास के बच्चे उठकर जाए, आप में से 2 या 3 बच्चे ही तो जाते हैं ना उस बात को कहने के लिए कि मैडम हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, या फला टीचर से प्रॉब्लम है, या फला बच्चे से प्रॉब्लम है, या हमारे पास ये समस्या किताब नहीं है और लेसन आगे जा रहे हैं, स्कूल में जो चीज नहीं है उसके लिए आप कहने जाते हो, तो सारी क्लास उठ के जाएगी तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई मैडम नाराज भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम किसी 1-2 बच्चों को कह देते हैं भाई जाओ आप इसको मॉनिटर, मॉनिटर जाता है। मॉनिटर कौन है? पूरी क्लास की तरफ से बात को प्रेजेंट करने वाला ही तो व्यक्ति है। इसी तरह से जो नेता है पूरे देश के लोगों की तरफ से जो भी जिस तरह के भी चुनाव होते हैं, पंचायत के हो, राज्यसभा के हो, लोकसभा के, वहां तक उनको चुनकर भेजने वाली जनता ही होती है। तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कहां भेजते हैं? विधायिका में। विधानमंडल या विधायिका में 1 या 2 सदन हो सकते हैं। वहां पर किसी भी, हर देश में होती है ये, किसी में 1 ही विधायिका होती है, किसी में 2 सदन भी हो सकते हैं। हमारे देश में केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है जिसके 2 सदन है। हमारे जो विधायिका है उसका नाम क्या है? यहाँ पर मैं नीचे नोट कर रही हूँ, मेन चीजें देख लेना। हमारे देश की जो विधायिका है, हमारे देश की विधायिका का नाम क्या है? संसद। ठीक है, इसके 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। अब मैंने बताया था ना आपको कि एक सदन भी एक एक विधायिका भी हो सकती है, 2 भी। हमारे यहाँ पर देश की विधायिका का नाम जो केंद्र में स्थित है क्या है? संसद। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्रीय विधायिका को समूचे देश पर शासन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। हमारे देश की केंद्रीय विधायिका, ठीक कर लो इसको, केंद्रीय जो केंद्र में स्थित है, केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद। ठीक है, अब इसके 2 सदन है। सदन मतलब इसके 2, केंद्र की जो विधायिका है उसके 2 पार्ट हैं, 2 लेवल है, एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। केंद्र विधायिका को पूरे देश पर शासन करने के लिए
कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी किसको? संसद को। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक। विधेयक का मतलब होता है कानून। किसी भी कानून संबंधी प्रस्ताव क्या कहेंगे? विधेयक। विधेयक अनेक चरणों से गुजरने के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है। अधिनियम बाद में बनता है, पहले विधेयक होता है, मतलब पहले बिल बनता है, फिर राष्ट्रपति और संसद उस पर अपनी स्वीकृति दे देती है, उसके बाद वो क्या बनता है? विधेयक, अधिनियम, कानून। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर देने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद ही ये क्या बनता है? कानून। पहले क्या होता है? विधेयक। किसी भी कानून संबंधी प्रस्ताव को किसी भी कानून संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक। और कानून किसे कहते हैं? कानून अधिनियम होता है। चल रही है। कानून कहते हैं अधिनियम को। जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तभी वह कानून कहलाता है। दोनों में फर्क हो गया। किसी चीज के लिए अगर हम कोई बिल का प्रस्ताव रखते हैं, अनुमोदन करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो कहलाता है एक विधेयक। जब वो विधेयक दोनों सदनों में खूब अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लिया जाए, चर्चा बहस हो ले, उसके बाद वो संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा पास हो जाए, यानी दोनों उस पर अपनी मोहर लगा दे, स्वीकृत कर दे, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर दे, तब वो क्या बनता है? उस अधिनियम को तब हम कानून कहेंगे। जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जा सकता है कि बिल और एक्ट, विधेयक और अधिनियम, दोनों में क्या अंतर है? तो यही अंतर है। ठीक है, समझ आ गया बेटा आज का? हेलो हेलो, हाँ जी। आज क्लास बहुत कम बच्चे हैं। हेलो, नैतिक बेटा इसको म्यूट पे रखो। हेलो, आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और विधानमंडल और एक्ट काफी लंबे टॉपिक हो गए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे ज्यादा करोगे 2-3 मिनट तक कंप्लीट भी नहीं होगा और आपका समझ से बाहर हो जाएगा। काफी ज्यादा होने के बाद फिर आप पजल होना शुरू हो जाओगे। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कोई चीज यहां तक समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कहीं डाउट है, कोई चीज दोबारा से समझनी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आज तक के लिए वो मैं आपके पास भेज दूँ।
ओके, अपनी पेंसिल से यहां टिक लगा लो कि आज हमने कानून तक पढ़ा है, विधायिका तक आज हमने पढ़ा है, ताकि हमें कल ये समझने में दिक्कत ना आए कि हमने कहां छोड़ा था। जहां से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वहां से डेट डाला करो। आज की डेट डालो, तत्वोत्सव, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व, यहां से आज की डेट डालो और जहां तक पढ़ा है वहां तक आप इसको एक मार्क देकर छोड़ दो, ब्रेकेट डालो। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके पास सीआरएफ में पहुंच जाएंगे, आप वहां से लेके उनको उतार लेना और जितना मैंने समझाया है इसको दोबारा से रीडिंग करना है और याद, साथ साथ याद करोगे तो बेटा क्वेश्चंस याद होंगे। अदरवाइज आपने सोचा कि भाई क्लास में बैठे इतने तो मैडम को सुन लिया, उसके बाद मैडम ने कौन सा चेक करना है और देखना है, तो बेटा भूल जाओ, क्योंकि 10-12 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, आपके स्कूल खुल जाएंगे, फिर सारी चीजें बिल्कुल रूटीन पे आ जाएंगी। फिर आपने जब लिखा नहीं होगा तो लिखने भागोगे, फिर एकदम से इतना कैसे याद करोगे। इसलिए अपने काम को एक रेगुलरिटी पे लेके आओ। अपने चाहे स्कूल कभी खुले, चाहे आपका काम तो रोज मिल रहा है ना आपको, डेली की डेली आपकी क्लासेस लग रही है हर एक सब्जेक्ट की, आप उस काम को रूटीन से पूरा करो। हम भी देखें कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने अच्छे, कितने तरीके से काम करते हैं, हर चीज को एक पंचुअलिटी के साथ करना सीख गए। डंडे के जोर पे नहीं ना काम, तरीके से काम करना सीखो। सबका काम पूरा होना चाहिए जितना अब तक भेजा गया है। ठीक है, क्लास को लीव आउट कर दो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, कल आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो।